आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे टॉप जो क्वेश्चंस है 2025 के करंट अफेयर आप लोगों को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है भी, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, उनमें भी पूछ सकता है कि बताओ भाई कौन से यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट सब ज्यादा थी, सबसे कम। करों के बजाय लोग स्वैच्छिक दान के रूप में अपना योगदान देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 प्रकार की जो रीट से नाम पूछ सकता है कि कौन कौन सी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, पर्चा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। विश्वनाथन आनंद, ये भी शतरंज के बेताल बादशाह है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? अभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है तो एग्जाम में लेके बैठ। कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत में जो श्रम शक्ति है उसका सबसे बड़ा नियोक्ता? ये अलग अलग प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 312 से लेकर के 323 तक आप लोगों को एग्जाम में पढ़ के जाना ही जाना है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो है लक्षद्वीप 91.85, दोनों रट्टा मार लेना। हिस्ट्री के अंदर धार्मिक इतिहास में आप लोग जैन धर्म पढ़ के जाओ, बौद्ध धर्म पढ़ के जाओ, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सिख धर्म। सिख धर्म में पहला गुरु, 5वां गुरु और अंतिम गुरु बार बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे। बड़ी फेमस लाइनें हैं। नानक नाम दी चढ़दी कला, तेरे पानी सरबद्दा भला, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत इसी तरीके से कर रहे होंगे और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो दिल्ली पुलिस की वर्दी का जो सपना है वो ज़रूर साकार होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है, बस ये अंतिम क्षणों में आप लोगों को बस उस मेहनत को उस 1.5 घंटे के अंदर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की हमारी ये जो सेशन है टॉप 20 सीरीज़ का, उसमें प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई कम से कम आप लोगों को मैं 10 से 15 क्लासेस लास्ट में आप लोगों को दे दूंगा। और एक बड़ी विशेष सूचना प्यारे बच्चों, करंट अफेयर्स को लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों ने सवाल किए। तो प्यारे बच्चों 2025 का पूरा करंट अफेयर का सारांश आप लोगों के लिए आने वाले जो ये नेक्स्ट वीक है उसमें मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। उस एक क्लास को देख लेना, आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे टॉप जो क्वेश्चंस है 2025 के करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये नेक्स्ट सेशन, जिसके माध्यम से आप लोगों को एक ही क्लास में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हर क्लास के अंदर सीखने को मिले हैं मिनिमम। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमारे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों लगभग 400-500 कवर हो जाएंगे अगर किसी बच्चे ने सारी क्लासें बहुत ही अच्छी तरीके से ली है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी के अंदर अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभार पहला पूछ लेता है और यहाँ पे अंतिम की बात कर रहा है। ठीक है, ओलंपिक खेलों से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसके अंदर स्टैटिक जीके भी आप लोगों को निकालना आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ओलंपिक में हॉकी के अंदर, ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन के अंदर पोस्टमार्टम मेथड आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। अब यहाँ बात हो रही है कि ओलंपिक में आखिरी गोल्ड मेडल जो है भारत ने कब जीता था? तो ये जीता था प्यारे बच्चों 1980 में मॉस्को के अंदर। कहाँ जीता था? मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को ओलंपिक में इन्होंने ये मेडल जीता था। प्यारे बच्चों बात करें हॉकी की, तो हॉकी आप लोग सभी जानते हो भारत और पाकिस्तान का नेशनल गेम का दर्जा दिया गया है और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। और हॉकी में आप लोगों को जो अलग अलग जो ट्रॉफीज़ है वो रट्टा मार के जानी ही है। ठीक है, ट्रॉफीज़ रट्टा मार के जाएं। फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये पूछ सकता है भाई सुल्तान अजलान शाह कप, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। सुल्तान अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप पूछेगा, मुरुगप्पा कप पूछ सकता है, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कप पूछ सकता है, किस खेल से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद से निकलने के बाद आप लोगों से ये पूछ सकता है गुरु नानक कप, और ये पूछ लेगा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप, ये सब
हॉकी से संबंधित ट्रॉफीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इस खेल का संबंध किससे है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, खेल का नाम देकर ट्रॉफी पूछ लेगा, फिर एक और खेल का नाम दे करके आप लोगों को आगे खालिस्तान छोड़ देगा, तब उसमें आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ बात हो रही है ओलंपिक गेम की, और ओलंपिक गेम की बात करूँ तो इन खेलों की जो शुरुआत है 776 ईसा पूर्व में प्यारे बच्चों ये हो चुकी थी। कहाँ से? ग्रीस से। ठीक है, अगर मान लो कि सीधा पूछे ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई तो आप बोलोगे 776 बीसी ग्रीस से। और अगर आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आधुनिक जो ओलंपिक गेम है, आधुनिक ओलंपिक खेल जो है, आधुनिक जो ओलंपिक जो खेल है इनकी शुरुआत तो 1896 से हुई थी प्यारे बच्चों, एथेंस ग्रीस से। ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है। सीधा बोले कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए 776 बीसी से। और सीधा पूछ ले आधुनिक वालों की तो आपको 1896 करना है। डायरेक्ट पूछ ले ओलंपिक गेम कब शुरू हुए तो 776 ईसा पूर्व। आधुनिक लगा के पूछ ले तो आप लोगों को 1896 करना है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों अभी तक ओलंपिक में हॉकी के अंदर इंडिया टीम ने भाई अभी तक 8 बार ये ऐसा कारनामा किया है। आप लोग देख सकते हो पुरुष हॉकी टीम ने 8 ओलंपिक मेडल जीते। और कब कब जीते हैं सबसे पहला पूछ सकता है अभी 1928 वाला। और ओलंपिक में जो मशाल जलाने वाली जो प्रथा है वो यहीं से शुरू हुई थी। मशाल वाली जो प्रथा है, पूछ ले कि मशाल वाली ओलंपिक के अंदर जो प्रथा होती है वो कौन से ओलंपिक से होती है? 1928 के एम्स्टर्डम जो ओलंपिक है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ आप लोग आइडिया ले सकते हो, हर 4 साल बाद आयोजित हो रहा है। बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थोड़ा दिक्कत हुआ, यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद 1932, 36, 48, 52, 56, 64 और 80। ठीक है, ये इंडिया ने 8 बार इनमें ओलंपिक जीते हैं। और जो है 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। उस समय फाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 4-3 से हराया था। और प्यारे बच्चों ओलंपिक में जो 5 जो छल्ले होते हैं उन 5 का कलर पढ़ के जाएं, और वो 5 छल्ले किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये भी पढ़ के जाएं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि प्राचीन भारत के अंदर गौतमी पुत्र जो सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई? प्यारे बच्चों ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के शासक थे। ठीक है, अगर बात कर लें दक्कन वाला एरिया जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को बता दूं कि जो वर्तमान का एक तो महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, प्लस कर्नाटका, यानी कि साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो दक्कन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सातवाहन वंश प्यारे बच्चों, सातवाहन मतलब कि 7 वाहन, वाहन क्या होता है? विकस। तो ये प्यारे बच्चों सातवाहन रिप्रेजेंट पता है किसको करता है? ये 7 घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ। ये जो 7 वाहन जो वर्ड है ना, इसका जो प्रतीक है 7 घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो सिमूक ने की थी। किसने की थी भाई? सिमूक संस्थापक माना जाता है, सिमूक। ठीक है भाई, सिमूक वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन वंश। और इसका फेमस राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और प्यारे बच्चों इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 230 बीसी से 230 बीसी से 220 ईस्वी एडी। ठीक है, ये इसका कार्यकाल है सातवाहन वंश का, जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हो गौतमीपुत्र सातकर्णी दक्कन क्षेत्र में ये जो सातवाहन राजवंश को शक्ति प्रदान की। ये उस समय का हिंदू राजवंश था भाई। कैसा था? हिंदू राजवंश था दक्षिण भारत में। और इसको दूसरा नाम क्या है? इसको आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता था। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और यह सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे जिन्होंने शक आक्रमणों के बाद इस राजवंश की शक्ति को पुनर्जीवित और मजबूत किया भी। ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है, आप लोग याद रखें। वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? भी प्यारे बच्चों ऐसी किताबें जो बच्चों को एग्जाम में पढ़ने को नहीं मिलती, अलग अलग एग्जाम के अंदर बच्चा बैठता है और वो बहुत सारी किताब और उसका लिख पढ़ के जाता है, लेकिन कभी कभार उसका प्यारे बच्चों दिक्कत यहाँ हो जाती है कि भाई
अच्छे से नहीं हो पाती चीज़ें, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन बच्चे के सामने बच्चा कहाँ से कर पाएगा, लेकिन इतना पता है कि भाई मोदी जी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री है, वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा क्षेत्र इनका यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है काशी का 80 भाई, यही नाम से पता लग रहा है, ये तो याद रखना भी, काशी काशी आ जाएगा। काशी नाथ सिंह जी जो है, इन्होंने वाराणसी की जो संस्कृति है उस पर आधारित एक ये उपन्यास है प्यारे बच्चों, ठीक है, वाराणसी शहर के ऊपर। तो ये जरूर याद रखना, यहाँ लिखा पड़ा है, और ये है वो बुक का पूरा पूरा आउटलेट जो आप लोग देख सकते हो, काशी का 80, ठीक है, काशीनाथ सिंह। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह है आमतौर पे जो हाई लिटरेसी रेट पे को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो भाई, इस शब्द को है ना, इस इम्पोर्टेंट है भाई, अभी भी कह रहा हूँ, आज आप लोगों के पास प्यारे बच्चों 10 दिन बचे हैं। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है 2011 की सेंसस को हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है कि जिसको लगता है कि सारे टॉपिक्स तब कवर नहीं हो पाएंगे, मेजर मेजर टॉपिक कवर करके जाऊं, तो वो जो बच्चा है मेजर टॉपिक यहाँ से एक टॉपिक है जो आप कवर कर सकते हो, ये मेजर टॉपिक है भाई। 2011 की जनगणना बहुत अच्छा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पे हाई लिटरेसी रेट जो देखने को मिलेगा वो शहरी पुरुषों को मिलेगा। किसको मिलेगा? शहरी पुरुष भाई, क्योंकि संसाधन ज़्यादा होते हैं और जो एजुकेशन को लेकर के जो भी संसाधन हैं वो ज़्यादा शहरों में पाए जाते हैं, इसलिए सीधी सी बात है शहरी पुरुष ही है जो हाई लिटरेसी रेट जनसांख्यिकीय समूह में थे। इसका कारण प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका कारण जो है, जो आप देख पा रहे हो कि शहरी क्षेत्रों में जो अकेडमिक जो शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं और उन संसाधनों तक जो उनकी जो बेहतर पहुंच है, शहरी पुरुष ग्रामीण पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक साक्षर थे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक स्थितियां साक्षरता के प्रयासों में सफल बनाती है, ठीक है। और जो धार्मिक समूह है उसकी बात करें तो धार्मिक समूह में जैन समुदाय की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, और जो कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी थी, 94.88, ठीक है। और सबसे अधिक जो है साक्षरता दर वाला राज्य केरल था, जहाँ पे 93.91% साक्षरता रेट थी। ये एक तो ये याद रखना, केरला, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट। और इसके बाद आप लोगों से जो यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरीज, उनमें भी पूछ सकता है कि बताओ भाई कौन से यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा थी, सबसे कम थी, ठीक है। दोनों पढ़ के जाए, राज्य भी पढ़ के जाए। पूछ रहा है कि कौन से समय में, हुनों के समय में, सूंग के या मौर्य या ऋग्वेदिक के कौन से काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, और न ही वे कर एकत्रित करते। प्यारे बच्चों ये तीनों के तीनों है ना, इन सब में माहिर थे भाई, ठीक है। ये ऋग्वेदिक वालों को छोड़ दो, यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल अगर हम लोग बात करें वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की, तो ये 2 भागों में बंटा हुआ था, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक। इसका टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक था? 1500 से 600 BC। इसके कार्यकाल को बात करें तो ये जाएगा 1500 से 1000 BC ईसा पूर्व, और ये आगे चला जाएगा 1000 से 600 तक, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में राजाओं के पास ना तो फिक्स कोई राजधानी, महल या नियमित सेना थी, और न ही वे टैक्स को कलेक्ट करते थे। यहाँ आप देख सकते हो, न ही वे टैक्स कलेक्ट करते। इस काल में राजा जो है कबीलों के प्रमुख होते थे, ठीक है, न कि स्थायी राज सत्ता के शासक। करों के बजाय लोग स्वैच्छिक दान के रूप में अपना योगदान देते थे, जिसे ये बलि कहते थे, ठीक है भाई। ये कई जगह बाली भी लिखा आता है, मतलब टैक्स। तो ये जरूर याद रखना भाई, लोग अपनी इच्छा से दान देते थे, जिसे कई जगह बाली बताया जाता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना भाई, ओके। राजा जो है कबीलों के प्रमुख होते थे, न कि किसी पर्टिकुलर महल के शासक। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामलों में भारत की जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में नहीं था? भाई प्यारे बच्चों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का आप लोग सभी जानते हो, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, ठीक है। और प्यारे बच्चों उन्होंने लाला लाजपत राय जी के जो हत्यारा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। जेम्स स्कॉट, जॉन सैंडर्स, इनके नाम सुने होंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। जो उधम सिंह है ये तो भाई 1940
के अंदर मारे गए थे। इनको फांसी कब दी गई? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1931 को। और उधम सिंह जी की फोटो आप लोग देख सकते हो, आपके सामने है, ठीक है। वहाँ लिखा भी पड़ा है कि उन दोषियों में फांसी पाने वाले भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव और शिवराम राजगुरु थे। एंड प्यारे बच्चों, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उधम सिंह ने बाद में 1940 में माइकल ओडायर की हत्या करके जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था, लेकिन वे लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी नहीं थे, ठीक है भाई। इस पे प्यारे बच्चों मूवी भी बनी हुई है। उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको मार करके बदला लिया था, ठीक है। चलिए भाई, 7 नंबर क्वेश्चन जो है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आर्टिकल जो हमारा संविधान का आर्टिकल 66 सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 66 जो सेक्शन 1 है उसमें प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया पूरा बताया गया है कि कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, कोई एमएलए भाग नहीं लेता, ठीक है। और प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार होता है उसको कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों का समर्थन अनिवार्य है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आर्टिकल 66(2) क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल का और संसद का सदस्य नहीं होगा। और 66(3) में जो है उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन है, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, 35 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका हो, एंड राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं भी, ठीक है। 20 प्रपोजर व 20 परमिसिव, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, ये 2020 चाहिए, ठीक है। अगर राष्ट्रपति होता तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, राष्ट्रपति के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ठीक है। 50 प्रपोजर, 50 परमिसिव, 20 प्रपोजर, 20 परमिसिव। तो भाई यहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार को कम से कम ऐसा ये करना चाहिए, 50 प्रपोजर एंड 50 परमिसिव, 20 प्रपोजर एंड 20 परमिसिव। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी प्रकार की रीट प्रत्याभूत है? भाई प्यारे बच्चों, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 226 है ना, ये हाईकोर्ट के लिए, ये हाईकोर्ट को बोलता है 5 प्रकार की रीट जारी करने की। हालांकि हाईकोर्ट ओवरऑल 6 प्रकार की रीट जारी करती है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को 5 प्रकार की जो रीट है ये प्रत्याभूत करने की आज़ादी है। अगर बात करें 5 प्रकार रीट कौन सी है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 प्रकार की जो रीट्स है प्यारे बच्चों, नाम पूछ सकता है कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, तो याद रखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको? हैबियस कॉर्पस, ये होता है मैंडामस, ये होता है क्यू वारंटो, ये सर्ट्योरेरी, ये प्रोहिबिशन। तो 5 प्रकार की रीट जो है प्यारे बच्चों याद रखनी है आप लोगों को। 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अलरमेल वली और रुक्मणी देवी ये अरुंडेल भारतीय नृत्य के नियमन में से किस शैली से जुड़ी हुई? तो प्यारे बच्चों देखो भी, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। तो यहाँ अलग अलग कथकली किस राज्य का है, कुचिपुड़ी किसका है, कथक किसका है, इनसे संबंधित जो फेमस हस्तियाँ ये पढ़ के जाना। और यहाँ 2 हस्तियाँ आप लोगों के सामने आ चुकी है, अलरमेल
और रुक्मणी, ये दोनों भरतनाट्यम से संबंधित है। और रुक्मणी देवी और ये इन्होंने जो भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने और उसमें एक सम्मानित कला के रूप में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1936 में चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो भरतनाट्यम के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख संस्थान बन गया। अलरमेल वल्ली एक भरतनाट्यम की एक और प्रसिद्ध प्रतिभाशाली नृत्यांगना है जिन्होंने इस नृत्य को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। दोनों याद रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चों जो भाग पूछ रहा है यहाँ आप लोगों से कि कौन सा डीपीएसपी संबंधित है, तो भाई प्यारे बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। भाग 5 का नाम क्या है? संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। भाग 4 का नाम क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 11 का नाम क्या है? संघ व या केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। संविधान के 22 के 22 भाग आप लोगों को याद होना चाहिए। भाग 18 का नाम क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 से 360, डीपीएसपी 36 से 51 और ये आपके 52 से 151। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाग 11 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट संविधान के भाग 11 में आता है, ठीक है। तो ये बढ़िया प्रश्न अभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है? प्यारे बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, भारत में खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1991 से हुई, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 प्रकार की जो रीट्स है प्यारे बच्चों, नाम पूछ सकता है कि कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं है, तो याद रखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहला जिसको ये दिया गया पुरस्कार वो है विश्वनाथन आनंद। ये भी शतरंज के बेताज बादशाह है प्यारे बच्चों। इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज, ठीक है। तो ये जरूर याद रख लेना भाई। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जिसको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया? 1991, 92 में इसकी प्यारे बच्चों क्या हुई थी शुरुआत? विश्वनाथ आनंद प्रथम विजेता। और ये पहला पुरस्कार के लिए कारण कौन? शतरंज में उनके अहम योगदान के लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है अभी? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में है अभी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये गुफाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये आप देख सकते हो। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित, ठीक है। ये गुफाएं औरंगाबाद 40गांव रोड पे स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र में है जहाँ प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं भी, ठीक है। बढ़िया घूमने का स्थान है, कभी नौकरी लग जाए उसके बाद आप घूमने जरूर जाना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है बच्चे को एग्जाम में लेके बैठ जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत में जो श्रम शक्ति है उसका सबसे बड़ा नियोक्ता है? लघु उद्योग है, फाइनेंशियल सेक्टर है, कृषि है, कुटीर उद्योग है। तो बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को देख करके दिमाग लगाएंगे कि यार ये लघु उद्योग हो सकता है भाई, बाद में ज़्यादा छोटा उद्योग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये है क्योंकि 40% तो है ना बच्चों, 40% से ज़्यादा ही है। 40% एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें सबसे बड़ा ये रेशो रहता है। देखो भाई, भारतीय कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से में 40% प्लस है जो रोजगार देता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका का मुख्य सोर्स बना हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, पढ़ के जाएँ एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते ही आते हैं और पंचवर्षीय योजना सारी पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन आया है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग
प्यारे बच्चों आर्टिकल 312 से लेकर के 323 तक आप लोगों को एग्जाम में पढ़ के जाना ही जाना है। 312 में नहीं, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण 315 में ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है। एक होता है हटाना, रिमूवल, और एक होता है निलंबन। दोनों के दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। निलंबन, तो यहाँ प्यारे बच्चों बात करें, हटाता कौन है, निलंबन कौन करता है? हटाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? तीन 317 में, ठीक है। निलंबन करेगा गवर्नर। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पूछ क्या है, हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाएगा भाई, ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति? अपॉइंटमेंट करेगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल प्यारे बच्चों जो लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, और सस्पेंड करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। लेकिन हटाने का जो है, और हटाने के लिए प्यारे बच्चों उच्चतम न्यायालय की जो है रिपोर्ट इसमें काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी इस पे हटाने वाली प्रक्रिया के अंदर कदाचार का जो है आरोप लगने पर, ठीक है। देख सकते हो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जनगणना से आ गया कि भारत की 2011 की जो जनगणना है प्यारे बच्चों, किस केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बार बार, ठीक है। सबसे कम पूछ रहे हैं, तो सबसे कम दादरा व नागर हवेली की है, सबसे ज्यादा इसकी है, और सबसे कम इसकी 76 पॉइंट है, और उसकी भाई 90+ है, ठीक है। ये देख सकते हो, सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 76.2, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो है लक्षद्वीप 91.85। दोनों रट्टा मार लेना भी, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि दादरा व नागर हवेली, अब इसका पूरा नाम क्या है, एंड दमन व दीव, ये दो केंद्र शासित प्रदेश एक हो चुके हैं, ठीक है। और दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब एक हुए? 26 जनवरी 2020 से। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? भाई प्यारे बच्चों एग्जाम में मैंने आपको पहले ही कहा था कि हिस्ट्री के अंदर धार्मिक इतिहास में आप लोग जैन धर्म पढ़ के जाओ, बौद्ध धर्म पढ़ के जाओ, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सिख धर्म। सिख धर्म में पहला गुरु, पांचवा गुरु और अंतिम गुरु बार बार आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई यहाँ क्या पूछ रहे हैं, अंतिम गुरु कौन थे? तो प्यारे बच्चों अंतिम गुरु है आप लोगों के गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। यहाँ आप लोगों को मैं कंप्लीट जानकारी देना चाहूँगा। देखो, सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो थे, 1708 में नांदेड़ स्थान की हत्या कर दी गई। उसके बाद कोई भी मानव गुरु नहीं बनेगा, इन्होंने ये आह्वान किया था। इसके बजाय गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और जीवित गुरु माना जाएगा। सिख, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है यहाँ जो लिखा पड़ा है, ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। अब प्यारे बच्चों अगर बात कर लें, सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन सिख धर्म प्यारे बच्चों 15वीं शताब्दी का धर्म माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को कहा जाता है, जिन्होंने संगत और पंगत व्यवस्था शुरू की थी। संगत और पंगत मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? संगत मतलब धर्मशाला, पंगत मतलब जहाँ पे लंगर होता है। और आप लोग सभी जानते हो सिख धर्म के 10 गुरुओं के जन्मदिन और उनके निर्माण के जो अवसर पे, यानी कि जब उनको जब उनकी मोक्ष प्राप्ति का जो डे माना जाता है, मृत्यु का जो डे माना जाता है, ठीक है, तो उन्हें इस अवसर पे भाई जो लंगर का आयोजन होता है और पाठ भी पढ़ा जाता है गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थान माना जाता है। और प्यारे बच्चों बड़ी फेमस लाइनें हैं, नानक नाम दी चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत भला, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी आप सभी पे आशीर्वाद के बनाए रखे। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनके पिताजी का नाम कालू मेहता राय, माता का नाम तृप्ता देवी, और जो प्यारे बच्चों लक्ष्मीचंद और श्रीचंद, लक्ष्मीदास और श्रीचंद, ठीक है, इनके बेटों के नाम थे। और सुलखनी देवी जी इनकी पत्नी का नाम, और इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी,
और प्यारे बच्चों, सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु नानक देव जी, इन्होंने करतारपुर नगर बसाया। इनकी समाधि स्थल और मृत्यु वाला स्थल दोनों के दोनों पाकिस्तान में करतारपुर में है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनका सीक्वेंस पूछा जाएगा। गुरु नानक देव 1 नंबर, टोटल 10 गुरु रहे थे। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, ठीक है। एंड प्यारे बच्चों, ये गुरु अर्जुन देव और गुरु अर्जन देव एक ही बात है। कई किताब में गुरु अर्जुन देव लिखा आता है, ARJN अर्जन देव लिखा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखते रहो। गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। प्यारे बच्चों, गुरु प्रथा समाप्त करने वाले गुरु, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, जिसे दसम ग्रंथ कहा जाता है, सिखों का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, उसे ही प्यारे बच्चों गुरु मानने का आदेश दे दिया कि आगे से कोई भी मानव जो है गुरु नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखने। संस्थापक थे गुरु नानक देव जी और अंतिम गुरु। तो यहाँ से अब कोई भी पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा, चौथा, सब गुरु आप लोगों के सामने, ठीक है। सीक्वेंस पूछे तो भी आप बता देना भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी, कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पारसी समुदाय जब देखो दीपावली नहीं मनाता, मिदान ये क्या बोलते हैं भाई, मोमनस मनाते हैं, ठीक है। और ये भी जो है प्यारे बच्चों, सांग संक्रांत जो है अलग समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये देखो जश्न ए मेहरागन, ये पारसियों का त्यौहार है भाई, ठीक है। और ये मुख्य रूप से पारसी समुदाय मनाया जाता है। और यह मेहर नामक देवता, जो अनुबंध, निष्ठा और प्रकाश के संरक्षक है, को समर्पित है भाई, ठीक है। ये बात आप लोग याद रख ले भाई। एक बेकिंग करने वाले विद्यार्थी ने केक बेक करना शुरू किया और कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसका केक फूल नहीं रहा है और सख्त। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह कौन सा इंग्रेडिएंट डालना इसमें भूल गया था। क्या बेकिंग पाउडर, वनीला जो सत्व होता है वो, अधिक केक आटा या दूध। तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, वो कौन सा पाउडर डालना भूल गया, बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। और इससे होता क्या है, बेकिंग पाउडर एक लेवनिंग जो होता है ना, खमीरीकरण एजेंट होता है, जो गर्म होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, जिससे केक फूलता है, नरम बनता है। इसके बिना केक सख्त और चपटा हो जाता है। तो ये जरूर याद रखना भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आप लोगों को याद रखना है कि क्या डालने से ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है भाई, पश्चिम की ओर। इसमें से प्यारे बच्चों, ये भाई देखो नर्मदा, नर्मदा नदी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक ये आप MP से इसका उद्गम स्थल माने, मध्य प्रदेश से, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर बात करें, देखो यहाँ पे नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये एक ब्रश घाटी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ये इसका भाई आप लोग देख सकते हो, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ये जरूर याद रखना आप लोग कि कौन सी नदी किस तरफ बहती है। तो ये प्यारे बच्चों आज के हमारे टॉप 20 सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि भाई प्यारे बच्चों, आज के इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कम से कम 40 क्वेश्चन कवर किए होंगे। आप लोगों ने डेली हमारी 30 से 40 मिनट की जो एक क्लास है, एक दिल्ली पुलिस के MCQs के लिए। और अब
प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जैसे कि समय बहुत कम बचा है, तो कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि भाई देखो मिनिमम 10 क्लासेस तो आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। 10 इंटू 20 200 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। 200 क्वेश्चनों में हर एक क्लास के अंदर लगभग 40-50 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग आप लोग 700-800 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की एक बड़ी मेगा क्लास आने वाली है आप लोगों के लिए। जो बच्चा दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको उस क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्लास को आप लोग शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।